तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मेरे वीडियोस देख रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग फिर आ गए हैं एक नया टॉपिक पढ़ने, क्लास 12 फिज़िक्स का। और आज हम लोग एक कहानी भी सुनेंगे। तो कहानी कुछ इस प्रकार स्टार्ट होती है बच्चों कि एक समय की बात है, एक शहर था। उस शहर में एक आदमी रहता था। उस आदमी में एक टैलेंट था कि वो कोई भी ताला क्या करता था, चुटकियों में तोड़ देता था। मतलब कोई भी ताला दो उसको, चुटकियों में तोड़ के उसको वापस दिखा देता था सभी को। तो इस बात का उसे घमंड भी था कि मैं कोई भी ताला खोल सकता हूँ। और इसी चीज़ को लेके जो अगल बगल के लोग थे, जो आसपास के लोग थे, वो सीखना चाहते थे उससे कि आप मुझे सिखा दीजिए। लेकिन उसे क्या था कि बहुत ज़्यादा घमंड था, वो नहीं सिखाना चाहता था। तो आसपास के लोगों ने क्या किया, एक उसके लिए टास्क रख दिया। क्या टास्क रखा कि एक नदी में एक बॉक्स डाल दिया, उस बॉक्स में एक इमरजेंसी बटन लगा दिया और उस बॉक्स पे बाहर से ताला बंद करके, और उस आदमी जो था, जो ताला कोई भी खोल लेता था, वो उसके अंदर डाल दिया। उसको बोला गया कि अगर आप तुम इसको खोल के आ गए बाहर तो हम लोग मानेंगे तुम सब ताला खोल सकते हो। तो वो उसके अंदर गया, ताला बंद किया गया। ताला जैसे ही बंद किया गया, अंदर पानी था, पानी में जैसे ही वो था, पूरा अंधेरा था अंदर, ठीक है। तो वो जो ताला खोलने वाला था, उसने क्या किया, एक पिन निकाला, एक वायर निकाला। उस वायर से वो ताला खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन ताला खुला ही नहीं। ताला खुलते खुलते उसे 1 घंटा हो गया। उसकी सांस भी अब हांफने जैसे हो गया, वो ऑक्सीजन कम होता जा रहा था, अंधेरा ऊपर से था। तो उसने डर के मारे, या फिर कह सकते हैं हार के मारे, हार मान लिया उसने और इमरजेंसी बटन को क्या कर दिया, उसने दबा दिया। अब जैसे ही इमरजेंसी बटन को दबाया उसने, वो चीज़ जो है, जो बॉक्स था, ऊपर आने लगा। और उस बॉक्स पे उसने जैसे ही पुश किया, वो बॉक्स खुल गया। तो बच्चों, यहाँ पे ट्विस्ट कहाँ पे था? तो बच्चों, ट्विस्ट यहाँ पे ये था कि जो आपका बॉक्स था, वो बाहर से बंद ही नहीं था। वो बंद ही नहीं था बच्चों। वो ट्राई कर रहा था, वो खुल ही नहीं रहा था, वो बंद ही नहीं था। तो बच्चों, ऐसे ही होता है लाइफ में। लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसका सलूशन नहीं होता है। उसका सलूशन यही होता है कि उसे छोड़ दिया जाए। उसका सलूशन यही होता है कि आराम से बैठ के सोचा जाए। उसका सलूशन यही होता है कि कहीं आसपास ही ना सलूशन हो। तो यही है बच्चों आज की कहानी। तो बच्चों, आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डायपोल, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, डायपोल क्या होता है? डायपोल क्या होता है? सर नहीं पता। तब मैं क्या कहूँगा, अब क्या करूँ? तो आपको तो आत्महत्या कर लेना चाहिए। डायपोल क्या होता है? पहले चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग डायपोल। तो डायपोल क्या होता है बच्चों? 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस, आर नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। अब सपोज करो कि ये आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। उस इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने क्या कर दिया, किसी डायपोल को प्लेस कर दिया। यहाँ पे उसका पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे उसका नेगेटिव चार्ज। तो ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 2a डिस्टेंस है बच्चों। अब जो ये डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो डायपोल मोमेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है बच्चों? थीटा बन रहा है। तो अब इस जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, इस पे क्या लगेगा बच्चों? फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, Q इंटू ई प्लस Q इंटू ई, और इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में माइनस Q इंटू ई। क्योंकि फोर्सेस क्या है? इक्वल एंड अपोजिट है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसल आउट कर देंगे। बट इनके बीच में एक सेपरेशन है। इस सेपरेशन की वजह से वो क्या फॉर्म करेगा? टॉर्क फॉर्म करेगा, है ना। जैसे आपके साइकिल का हैंडल जो होता है,
आप जितना फोर्स आगे लगाते हो उतना ही फोर्स पीछे भी लगता है, तो ये एक सेपरेशन हुआ, तो एक टॉर्क कपल प्रोड्यूस हुआ, तो टॉर्क लगेगा। और उस टॉर्क की वैल्यू हम लोग ने डिराइव कर लिया है बच्चों, पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। और इसी को अगर हम लोग मैग्नीट्यूड में लिखें तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, पी ई कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन पी एंड ई। तो इतना टॉर्क लगता है बच्चों। अब आपको बताना है कि कितना इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगा, है ना, क्योंकि जैसे ही आप ये क्या करेगा, यहाँ से कोशिश करेगा इस पे, ये फोर्स इधर लगा इधर ही लगा, तो ये फोर्स इसको क्या करेगा, इधर रोटेट कराने की कोशिश करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा फोर्स लगा के हम लोग को किसी और पोजीशन पे लेके जाना, मान लेते हैं θ1 है, θ2 पोजीशन पे लेके जाना है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या कराना पड़ेगा, टॉर्क लगाना पड़ेगा। जितना ये टॉर्क लगाएगा उससे अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग को टॉर्क लगाना पड़ेगा, राइट। तो उस टॉर्क लगाने के लिए वही टॉर्क जो हम लोग लगाएंगे और जो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वो कैसे स्टोर होगा इसमें, एज अ पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, स्मॉल वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्मॉल वर्क डन क्या हो जाएगा, dW इज इक्वल्स टू, देखो बच्चों लीनियर मोशन में जो फोर्स होता है क्या, उसको मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, वैसे ही आपका टॉर्क होता है रोटेशनल मोशन में। टॉर्क बराबर क्या होता है, टॉर्क बराबर क्या होता है आपका, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। वर्क क्या होता है लीनियर मोशन में, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो टॉर्क हम लोग ने लगा दिया एक्सटर्नल, इसे एक्सटर्नल टॉर्क बोलेंगे, इनटू डी थीटा, राइट। अब हम लोग इसको रोटेट करा रहे, मान लेते हैं इसका इनिशियल पोजीशन क्या था, θ1, और इसका फाइनल पोजीशन क्या था, θ2, राइट। तो इसी को हम लोग इंटीग्रेट कर दें तो यही क्या आ जाएगा आपका टोटल वर्क। तो वर्क बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, टॉर्क की वैल्यू क्या है, पी ई कॉस थीटा इंटू डी थीटा। लिमिट दे दिया हम लोग θ1 से θ2। यहाँ से p कॉमन आ जाएगा बच्चों, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ई भी क्या है आपका कांस्टेंट, ये भी बाहर आ जाएगा। बचेगा क्या, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, हाँ साइन थीटा का, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा। ये हो जाएगा आपका θ1 से लेके θ2 तक, तो ये हो जाएगा पी ई साइन θ2 माइनस साइन θ1। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, ओ यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे कॉस नहीं था, पी साइन थीटा था बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट था ना इन दोनों के बीच में, वही तो गलती हो रही। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा किसका, वर्क डन का, ये माइनस बाहर रह जाएगा, वर्क डन का इतना फॉर्मूला हो जाएगा। अब बच्चों यही वर्क डन कैसे स्टोर होगा, यही वर्क डन स्टोर हो जाएगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी, यानी U बराबर क्या आ जाएगा, माइनस पी ई कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। ठीक है बच्चों। अगर मान लो कि इनिशियली जो है इसको हम लोग ने 90 डिग्री पे रखा, तो θ1 कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री, तो U बराबर क्या हो जाएगा, U बराबर हो जाएगा माइनस पी ई, θ1 की वैल्यू 90 रख दो, कॉस 90 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये कॉस, और फाइनल पोजीशन जो है उसको मान लेते हैं थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका थीटा। तो ये एनर्जी जो है बच्चों स्टोर होगा उस डायपोल में जो आपका प्लेस्ड होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है बच्चों। अब इसी कॉन्सेप्ट से आपका आता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और बस स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कंडीशन क्या क्या होगा। अगर थीटा मान लो क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो U क्या हो जाएगा, माइनस पी ई, यानी उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी, माइनस पी ई हो जाएगी। अगर थीटा बराबर क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, यानी उसी पोजीशन से लेके उसी पोजीशन तक हम लोग को डिस्प्लेस कराना है, तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, यानी U क्या हो जाएगा 0। अगर थीटा क्या हो जाए 180, तो U क्या हो जाएगा बच्चों
180, cos 180 क्या होता है माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो u बराबर हो जाएगा प्लस पी ई। तो जो मैक्सिमम एनर्जी होगी वो कितना हो जाएगा प्लस पी ई। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखो बच्चों, एक कॉन्सेप्ट होता है स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम हम लोग किसे बोलते हैं, तो यहाँ ध्यान दो। अगर जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे कोई स्ट्रक्चर है, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब पॉइंट ए पे हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी बॉल को रख रहे हैं, और इस बॉल को रख के थोड़ा सा हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो डिस्प्लेस करेंगे तो ये क्या होगा, हमेशा के लिए नीचे चला जाएगा, राइट। ये हमेशा के लिए नीचे चला जाएगा और वापस यहाँ पे आएगा क्या, तो आंसर है नो। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सेम कंडीशन अगर पॉइंट बी के लिए किया जाए, हम लोग पॉइंट बी पे क्या करते हैं, बॉल को रख दे और थोड़ा सा उसको क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर दे इधर या फिर इधर, तो वापस क्या करेगा, अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। तो ऐसे पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों, तो देखो इसको अगर हम लोग इसको अब इमेजिन करो कि अगर हम लोग इसको क्या कर दें, इस डायरेक्शन में रोटेट करा दें, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो कितना एंगल हो जाएगा, 0 डिग्री, एंगल 0 डिग्री। कितना आ जाएगा उसकी एनर्जी, माइनस, यानी मिनिमम एनर्जी हो जाएगी। उस केस में आपका डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी। तो डायपोल मोमेंट भी इसी डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका इसी डायरेक्शन में। उस केस में आपका जो इक्विलिब्रियम होगा वो कैसा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, ये समझ में आया। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट आपका एक ही डायरेक्शन में होंगे, यानी एंगल 0 बनेगा, तो वो कैसा इक्विलिब्रियम कहलाएगा बच्चों, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसके प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। अगर मान लो आपका चार्ज ऐसे रखा हुआ है, यहाँ प्लस क्यू और यहाँ पे माइनस क्यू, हटिए तो सर, ठीक है हट गए, यहाँ प्लस क्यू यहाँ माइनस क्यू। अब डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, दोनों के बीच में एंगल 180, तो उस समय उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, राइट। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की वजह से क्या होगा, अपने आप को मिनिमम पे लाने की कोशिश करेगा और ये क्या करेगा, यहाँ से रोटेट कर जाएगा। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम किसे बोलेंगे, जब एंगल P और E के बीच में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। जब P और E के बीच में एंगल 180 डिग्री होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, आई होप कि बच्चों आज आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ अ कंडक्टर, राइट। और इसके बाद में हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे, बाकी चीज़ें हम लोग कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हेलो बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ अ कंडक्टर। तो बच्चों हम लोग ने इसके पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी कंडक्टर के ऊपर अगर प्लस क्यू चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो इस पे जो पोटेंशियल होता है सरफेस पे वो कितना होता है, के कैपिटल क्यू अपॉन आर, वेयर आर इज़ द रेडियस। ठीक है बच्चों, और इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है, राइट। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ अ कंडक्टर में सबसे पहला पॉइंट क्या है, इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0। ठीक है, अगर कोई कंडक्टर है, इंसुलेटर की बात नहीं हो रही है। कंडक्टर हम लोग किसे कहते हैं, कंडक्टर उस बॉडी को कहते हैं जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या है मतलब बच्चों, जैसे आपका क्या होता है एटम, एटम में बीच में न्यूक्लियस है और बाहर क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये यहाँ से निकल कर जो भी आपका मटेरियल है उसके अंदर ही क्या करते हैं, ये मूव करते रहते हैं और ये बिहेव करने लगते हैं एज अ गैस, एक दूसरे से कोलाइड करने लगते हैं। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, ये क्या करने, अगर आपको इससे इलेक्ट्रिक फील्ड दे दो तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे तो इस पर एक ड्रिफ्ट फोर्स लगने लगता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं, ड्रिफ्ट होने लगते हैं। और इलेक्ट्रॉन अगर ड्रिफ्ट होने लगते हैं तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाता है, करंट प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो कंडक्टर के अंदर जो होता है वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड E क्या होता है आपका, 0 होता है बच्चों। ये हम लोग ने प्रूव भी किया था, राइट। क्यों 0 होता है, क्योंकि गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग
अगर हम लोग अंदर फ्लक्स निकालें, फ्लक्स की वैल्यू जो अंदर होगी वो कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि कोई भी चार्ज ही इनक्लोज नहीं है। और फ्लक्स का फॉर्मूला वैसे क्या होता है, E डॉट ds, तो यहाँ से E बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इनसाइड अ कंडक्टर 0 होता है। नेक्स्ट क्या है बच्चों पॉइंट, एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर E मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। अब ये बच्चों समझने की बात है और ये क्वेश्चन आता भी है आपसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नॉर्मल है। तो समझो यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे मान लो ये आपका कोई कंडक्टर है और ये आपका चार्ज बॉडी है, मान लेते हैं इसे प्लस क्यू चार्जेस है। इसको हम लोग कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से सॉल्व करेंगे। लेट सपोज कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपकी, किस 90 डिग्री पे नहीं है, वो किसी एंगल पे है और वो एंगल क्या है आपका, थीटा, राइट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के इससे क्या हो जाएंगे, दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक यहाँ पे हो जाएगा E cos थीटा और इधर क्या हो जाएगा, E sin थीटा। अब बच्चों E sin थीटा तो इस चार्ज पे कोई भी फोर्स एग्जर्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसके बाद कोई भी कंडक्टर नहीं है। अगर इसके बाद कोई कंडक्टर होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर देता, उस चार्ज को मूव करा देता, राइट। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या करेगा, इस चार्ज को, जो यहाँ पे चार्ज है उसको क्या करेगा, उसके सरफेस पे मूव कराएगा, राइट। जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो आपके चार्जेस होते हैं वो क्या है, यहाँ पे रेस्ट पे हैं, राइट। वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ऐसे कि वो इक्वी डिस्टेंस हो जाते हैं अदर चार्जेस से, राइट। तो इसी वजह से E cos थीटा कंपोनेंट क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं एग्जर्ट होता है वहाँ पे, इसीलिए 0 होना चाहिए। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री, यानी ये जो एंगल है वो कितना होना चाहिए आपका, 90 डिग्री होना चाहिए। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट पे ऐसा होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वो चार्ज जो आपके यहाँ पे प्रेजेंट है वो क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे, राइट। और अगर मूव करने लगेंगे तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन स्टैटिक सिचुएशन। अगर मान लो कोई स्टैटिक सिचुएशन है, स्टैटिक का मतलब उससे कोई भी चीज़ हम लोग रब नहीं कर रहे हैं, ये मूव नहीं कर रहा है। अगर इसे प्लस चार्ज दे दिए आप तो इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं रिसाइड करेगा। कैसे देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि जो प्लस जो आपके जब जो भी आप चार्ज देते हो वो चार्ज कहाँ मूव कर जाते हैं, कंडक्टर के सरफेस पे मूव कर जाते हैं, अंदर कोई भी चार्ज रिसाइड नहीं करेगा, ठीक है। V is same over and inside the conductor। अब देखो V क्या होता है बच्चों, V है पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है आपका, सेम होगा, ठीक है। पोटेंशियल क्या होगा आपका, सेम होगा। ये ऊपर का मैं रफ कर दे रहा हूँ समझाने के लिए। V क्या होता है, किसी भी कंडक्टर का सेम होता है। आप किसी भी कंडक्टर को ले लो, उस पर चार्ज दे दो तो उसका जो V होगा वो क्या होगा, सेम होगा, राइट। तो जो किसी भी कंडक्टर को आप ले लो तो उसका V क्या होगा बच्चों, पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि जो चार्जेस होते हैं वो अपने आप को मूव करके कंडक्टर पे और अपने आप को क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो मान लेते हैं ये आपका कंडक्टर है, इस कंडक्टर पे क्या है हमारा, चार्जेस है। तो इस चार्जेस के वजह से जो पोटेंशियल होगा इस सरफेस पे वो कितना होता है, कांस्टेंट होता है, और उसकी वैल्यू KQ/R। यहाँ से अगर रेडियस R है तो अंदर कितना होता है बच्चों, अंदर भी क्या होता है, यही पोटेंशियल होता है, सेम पोटेंशियल होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी अगर चार्ज आप रख दोगे तो चार्ज मूव नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे चार्ज रख दूँ +Q चार्ज, तो ये चार्ज मूव करेगा क्या, नहीं मूव करेगा, क्योंकि कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है। हमेशा चार्ज कब मूव करता है, जब वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यहाँ कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इसलिए चार्ज मूव नहीं करेगा। इसलिए यहाँ अंदर चार्ज को ले जाने के लिए कोई भी आपको वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है? अच्छा बच्चों, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लो कि ये आपका
हॉलो स्फीयर है और यहाँ पे एक स्मॉल ओपनिंग है, छोटी सी ओपनिंग है, ठीक है, और इसके ऊपर चार्जेस है प्लस, और इसका पोटेंशियल क्या है, V है बच्चों, ठीक है। अब हम लोग ने क्या किया, किसी भी मेथड से एक धागे को लटका किया और उसमें क्या पहुंचा दिया, चार्ज पहुंचा दिया, प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। कैसे भी करके वो हमारा कप ऑफ टी नहीं है, हम लोग ने क्या किया, कैसे ही पहुंचा दिया। अब बच्चों बताओ, पहले से इसके ऊपर चार्ज क्यू था, आपने स्मॉल क्यू चार्ज और पहुंचा दिया, तो अंदर का जो पोटेंशियल है वो बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? तो आंसर है बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि आपने क्या किया, इस चार्ज को इन्फिनिटी से लाया और इसके अंदर रख दिया। इसके अंदर लाने के पहले आपको इसने, इस चार्ज ने क्या किया होगा, अपोज किया होगा, और अपोज करने के बाद जब आप इसके अंदर लाए होंगे, यहाँ पे जब लाए होंगे तो इसका पोटेंशियल कितना रहा होगा, V, और जब अंदर आया होगा तो इसकी वजह से एक और पोटेंशियल आया होगा, V डैश। क्लियर है? तो अब अंदर पहले से पोटेंशियल कितना था, V था, इस वाले कॉन्सेप्ट से कि जो बाहर आपका पोटेंशियल होता है वही आपके इनसाइड कहीं पे भी हो, पहले से V था और आपने और एक चार्ज लाया, उसकी वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V डैश, यानी टोटल पोटेंशियल इसका कितना हो जाएगा, V प्लस V डैश। तो क्या ये सरफेस का भी पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा? तो आंसर है यस। तो अब पोटेंशियल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, V प्लस V डैश हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है आपका कोरोना डिस्चार्ज, कि कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है। तो बच्चों कोरोना की महामारी भी चल रही है और कोरोना डिस्चार्ज भी पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, तो देख लेते हैं। तो बच्चों कोरोना जो वायरस है उसका नाम कोरोना इसलिए पड़ा क्योंकि जो आपका सन होता है, जब सोलर इक्लिप्स होता है तो जो उसके आसपास जो ऑरा होता है वो आप आसानी से देख सकते हो। ऑरा क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर की तरफ ऐसे ऐसे निकल रहे होते हैं, उसे ऑरा कहते हैं। तो वही आपका एक कोरोना उस शेप का जो वायरस है उसी शेप का होता है, ठीक है, इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया, कोरोना रखा गया। तो कोरोना डिस्चार्ज क्या है बच्चों, यहाँ पे देखो आपने देखा होगा बहुत बार कि अगर दो वायर ले लो और बहुत पास ले आओ आप, तो क्या होने लगता है, उसके बीच में एक इलेक्ट्रिक शॉक जनरेट होने लगता है। वही चीज़ है बच्चों कोरोना डिस्चार्ज। चल पेंसिल की नोक वाली कुछ चीज़ बना ले, जैसे मान लो ये है कंडक्टर है और कंडक्टर को यहाँ पे एक ने शार्प कर दिया और यहाँ पे हम लोग ने क्या दे दिया, चार्जेस दे दिए। तो कौन से पार्ट पे आपका चार्ज ज़्यादा होगा बच्चों, इस पार्ट पे क्या होगा, चार्जेस आपके ज़्यादा रिसाइड करेंगे, ठीक है। अगर आप जो चार्जेस यहाँ पे ज़्यादा रिसाइड करेंगे तो जैसे ही आप इसके पास में क्या लेके आते हो, एक और कंडक्टर लेके आते हो, एक और कंडक्टर लेके आते हो, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रिक शॉक उड़ के जाता है, जिसकी वजह से ये सारे चार्जेस क्या हो जाते हैं, आपके डिस्चार्ज हो जाते हैं। इसे ही हम लोग बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कोरोना डिस्चार्ज, जो हमारे अर्थ और आसमान के बीच में भी होता है। अर्थ आपका जायंट सोर्स है किसका, चार्जेस का, राइट। तो ऊपर जो बादल है आपके, बादल क्या करते हैं, आपस में रब करके पॉजिटिव चार्जेस रिसाइड करते हैं और ऊपर नेगेटिव चार्जेस। जैसे जैसे चार्जेस बढ़ते जाते हैं, फिर एक कंडीशन आती है कि चार्जेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। चार्जेस बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाते हैं, यहाँ से ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट कर देते हैं और वही आपको थंडर स्टॉर्म के फॉर्म में दिखाई देता है, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है किसी भी कंडक्टर पे। तो मान लो किसी भी शेप का आपका कंडक्टर है, ये आपका इस सरफेस पे आपका चार्ज है, जो कितना चार्ज है, क्यू है, क्यू इसने चार्ज इनक्लोज किया है। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं, क्या यहाँ पे एक सिलेंडर लेट कर लेते हैं, ठीक है। इसने कितना चार्ज इनक्लोज किया है, स्मॉल क्यू। तो इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्लियर है। तो आपको पता है कि फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स बराबर होता है E इंटू डी एस। इसका अगर सरफेस एरिया डी एस है तो डी एस मान लेते हैं, सरफेस एरिया डी एस, या फिर डी ए मान लो, हम लोग डी ए मानते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑल्सो इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो ये हो जाएगा E इंटू डी ए, राइट। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन डी ए इंटू एप्सिलॉन नॉट,
राइट। और Q अपॉन dA क्या होता है बच्चों, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो E बराबर क्या आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। तो बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी के। यानी जितना सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, जो आपको एग्जाम में पूछता भी है। अगर मान लो एक हम लोग ऐसा कंडक्टर बनाया जो जिसके अंदर क्या हो, कैविटी हो। ये क्या है आपकी कैविटी। तो जैसे ही आप इसे पॉजिटिव चार्ज देते हो तो ये चार्जेस कहाँ पे आ जाएंगे, आपके सरफेस पे आ जाएंगे। सरफेस पे आने की वजह से जो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, ज़ीरो। और इसके अंदर कोई भी चीज़ अगर आप रख दोगे हो तो क्या रहेगी, सेफ रहेगी। और इसीलिए जब थंडरस्टॉर्म होता है तो ये आपको बोला जाता है कि आप गाड़ी में हैं तो गाड़ी में ही रहिए, पेड़ के नीचे मत जाइए, क्योंकि गाड़ी के अंदर रहेंगे तो मेटल का बना हुआ है। तो जब भी लाइटनिंग होगी तो जब आपके कार से टकराएगी तो वो क्या होगा, आपका जो चार्ज है वो आपके मेटल्स पे स्प्रेड हो जाएगा, वो आपको अफेक्ट नहीं करेगा। उसके अंदर आप क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे। बट पेड़ के नीचे ऐसा केस नहीं होगा। और इसका एप्लीकेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का, बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस जो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे डिवाइसेस को एक शील्ड बना के, कंडक्टर का शील्ड बना के रख देते हैं। ठीक है। कभी कभी आप देखोगे कि अगर आप मेटल का कुछ ले लो और उसके अंदर मोबाइल रख दो तो उसके अंदर टावर जो है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और इसी मेथड का यूज़ करके हम लोग क्या बनाते हैं, जैमर बनाते हैं, है ना। जैमर का यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है। तो आई होप कि बच्चों आपको आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर लगा है तो आप इसे लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू ऑल।